नमस्कार साथियों। सीटेट 6 जनवरी पेपर 1 के जो ईवीएस सीडीपी मैथ और हिंदी इंग्लिश की कंप्लीट एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं। सेंटर पे जाके बच्चों से जो बातचीत हुई, बच्चों ने जो व्हाट्सएप पे या मैसेजेस के थ्रू हमें क्वेश्चंस, जो भी वॉइस मैसेजेस की में थोड़े थोड़े मैसेजेस जो भेजे हैं, एज सच हम सेम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 16 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक हमने पूरे कंप्लीट पेपर्स की एनालिसिस की, और जो कमिंग शिफ्ट में जिन बच्चों ने हमारे वीडियोस को देखा वो बताया उन्होंने कि प्रीवियस शिफ्ट से जो सर आपने बताया था वो क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, उस कॉन्सेप्ट पे सवाल आए थे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चलते हैं सवालों पे। देखिए, सवाल जो पूछा गया आज पहला मैथमेटिक्स में 7865 में 7 की प्लेस वैल्यू क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया था, पहले आप नंबर लिख लीजिए 7865, और उस नंबर के बाद जितने भी अंक हैं उनको हटा के 0 लगा दीजिए। 7 के बाद 3 डिजिट हैं, 0 लगा दीजिए। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है। ठीक है, सवाल जो है बहुत इजी आए हुए हैं, बट आपको ऑप्शंस को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछा गया, टाइम और डिस्टेंस पे सवाल था। टाइम और डिस्टेंस पे जो सवाल था वो कैसा था, एक व्यक्ति एक स्थान ए से बी, ठीक है, यात्रा करता है और उस पूरे यात्रा में उसे 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, और वही व्यक्ति वापस बी से ए आता है, उसको 2 घंटे का समय लगता है। ठीक है, जाते समय उसे 1 घंटे का समय लगा। ठीक है, जाते समय उसे 1 घंटे का समय लगा। ध्यान रखिए, जाते समय 1 घंटे का समय लगा, और आते समय उसे कितने घंटे का समय लगा, 2 घंटे का समय लगा। ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखिए, पूछा गया कि यात्रा में औसत चाल क्या थी, और इन्होंने एक चीज और बताई कि जो ये डिस्टेंस थी 10 किलोमीटर की डिस्टेंस थी ये। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया कि अगर आप लोग सवाल को सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि जो यात्रा में औसत चाल होती है, अगर जाते समय व्यक्ति की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, लौटते समय उसकी चाल जो है वो y किलोमीटर घंटा थी। ये x और y, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसका जो फॉर्मूला होता है क्या था, 2xy डिवाइडेड अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, 2xy अपॉन डिवाइडेड अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, अब x को क्या है, x जाते समय चाल है। चाल क्या होगी, दूरी बटे समय हो जाएगी। दूरी कितनी है 10, समय कितना है 1 घंटा, तो कितना हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जाएगा। ठीक है, आएगा कैसे, y। ठीक, आते समय जो दूरी क्या है, सेम है। समय कितना लग रहा है उसे, 2 घंटे लग रहे हैं, तो कितना लग जाएगा 5। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए जो एवरेज स्पीड का है, क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 2 × 10 × 5, 2 × 10 × 5। ठीक है, डिवाइडेड अपॉन 10 + 5 = 15। इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 10 × 5 = 50, दूनी 100, 100/15। ठीक है, 15 को 100 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 15 × 6 = 90, और फिर आपका टेस्ट बच जाएगा, और फिर 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग की स्पीड आएगी, 6.66 किलोमीटर की स्पीड आएगी। ठीक है, 6.66 किलोमीटर की स्पीड आएगी। ठीक है, ध्यान रखिए, ऐसा सवाल आपका पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, जो अगला सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया, डाइस से प्रश्न आया था, वो क्या था, डाइस क्या होते हैं भाई, ये हमारे क्यूब होते हैं। क्या होते हैं,
एक क्यूबाकार होते हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से होते हैं, उनकी 6 फेसेस होती हैं और हर फेस में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक होता है, ठीक है। लाइक यहाँ पे कुछ होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होता है। तो ये जो क्यूब होते हैं डाइस ब्लॉक, क्यूब की एनालिसिस करने के लिए और हमारी प्रोबेबिलिटी में भी यूज होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा गया। देखिए अगला सवाल जो आपसे पूछा गया एग्जाम में, डाइंस ब्लॉक, डाइंस ब्लॉक होते हैं। डाइंस ब्लॉक का यूज हम कहाँ करते हैं? फेस वैल्यू में, ठीक है, प्लेस वैल्यू में, ठीक है। ध्यान रखिए, डाइंस ब्लॉक का यूज हम लोग प्लेस वैल्यू में यूज करते हैं और प्लेस वैल्यू में आसानी से इसका यूज किया जाता है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, काउंटिंग, इस तरीके से हमारे पास एग्जामिनेशन में ऑप्शन थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आपसे सवाल डाइंस ब्लॉक, डाइस ब्लॉक, ये अच्छे से आप लोग पढ़ के जाइएगा, रिपीटेड सवाल हर शिफ्ट में आ रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया कि एक टीम ए है, उसने क्रिकेट मैच खेला, ठीक है। टीम ए है, उसने क्रिकेट मैच खेला और 117 रन बनाए। दूसरी टीम बी है, उसने सभी विकेट खोकर 110 रन बनाए। तो कौन सी टीम विजयी रही? या कुछ ऐसे 4 स्टेटमेंट आपको एग्जाम में दिए गए थे। तो देखिए भाई, ऐसा है कि टीम 100 ए है, उसने 117 रन बनाए, उसको जीतने के लिए जो टारगेट दिया गया वो 118 रन था। 110 रन होके 110 रन बना के टीम भी ऑल आउट हो गई। जो पहली टीम ए है वो 7 रन से विनर रही। इस तरीके से एक ऑप्शन था, सिंपल एडिशन का सवाल था और कॉमन सेंस का सवाल था और आपको आसानी से कर लेना था, ठीक है। अब एक सवाल जो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या था? 3 बच्चे हैं, रोहन, मोहन, सोहन, ये कंचे का एक गेम खेलते हैं। क्या खेलते हैं? कंचे का एक गेम खेलते हैं। इनिशियली तीनों के पास 10-10 कंचे हैं, ठीक है। तीनों के पास 10-10 कंचे हैं। कंचे के खेल में सोहन जो है मोहन से 6 कंचे जीत लेता है। सोहन कितने कंचे जीत लेता है? 6 कंचे जीत लेता है। तो सोहन के पास कितने कंचे हो जाते हैं? 10 6 16 कंचे हो जाएंगे। आप नोट कर लीजिए, ठीक। अब सोहन मोहन से 6 कंचे जीत लेता है, तो सोहन के पास कितने हो गए? 16 हो गए। लेकिन मोहन के पास कितने हो गए? 6 कंचे हार जाता है, तो मोहन के पास 10 में से 6 कंचे चले जाएंगे, 4 कंचे हो जाएंगे। अब और रोहन से 2 कंचे वो हार जाता है। देखिए रोहन के पास 10 कंचे थे, ठीक है। रोहन के पास 10 कंचे थे, वो जीत जाता है। रोहन जो है वो जीत जाएगा। उसके पास 10 कंचे हैं, 2 कंचे उसने सोहन से जीते और तो उसके पास कितने कंचे हो गए? 10 2 12 कंचे हो गए। सोहन 2 कंचे हार जाता है, तो उसके पास कितने कंचे बच जाएंगे? 14 कंचे बच जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा सवाल आया था आपके एग्जाम में कि अब उनके पास कितने कंचे बचे हैं। तो रोहन के पास हमारे 12 कंचे हो जाएंगे, मोहन के पास 4 कंचे और सोहन के पास 14 कंचे। कुछ इस तरीके से ऑप्शंस था। भिन्न से प्रश्न आया था, बच्चा एग्जैक्टली बता नहीं पाया। बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न पूछा था या एक ब्लैंक, फिलिंग द ब्लैंक्स रखा था और वहां से एक सवाल आया था, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप भिन्नों के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए। उनके बीच की भिन्न कैसे निकालना है, बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न कैसे निकालना है, भिन्नों का समेशन, एडिशन, ये सब अच्छे से पढ़ के जाइए आप लोग एग्जाम में, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। तो अगले सवाल पे चलते हैं जो सीबीएसई ने पूछा था आज, कुछ इस तरीके से था। देखिए उन्होंने पूछा था कि एक वर्गाकार खेत है जिसका परिमाप 400 मीटर है, ठीक है। एक वर्गाकार खेत है, चलो वर्गाकार खेत हम लोग बना लेते हैं। वर्गाकार खेत है जिसका परिमाप 400 मीटर है। तो ये देखिए वर्गाकार खेत है, हमने बना लिया, जिसका परिमाप 400 मीटर है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। अगर वर्गाकार खेत है तो उसकी एक भुजा 100 मीटर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि चारों कोनों पे एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनाया जा रहा है। यहाँ पे
यहां पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जिसका क्षेत्रफल जो है वो 25 स्क्वायर मीटर है, 25 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, अब बचे हुए खेत का परिमाप क्या होगा? तो इसका मतलब 25 स्क्वायर मीटर का ये जो चेक पोस्ट बनाया जा रहा है, ये देखिए ये चारों कोनों पे बनाया जा रहा है और ये इसका मतलब ये कह रहे हैं कि वो जो चेक पोस्ट बन रहे हैं वो सिक्योरिटी एजेंसीज का हो जाएगा, खेत का पार्ट नहीं रहेगा। तो देखिए चारों कोनों पे ये देखिए अगर 25 स्क्वायर मीटर है तो चेक पोस्ट की लंबाई 5 मीटर हो जाएगी और चौड़ाई भी 5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और ये भी 5 मीटर हो जाएगा, ये भी 5 मीटर हो जाएगा। तो इधर से 5 निकल जाएगा, इधर से 5 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा? 10 निकल जाएगा और ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? 90। ठीक है, 90 ये बचेगी। तो हमारा जो परिमाप क्या होगा वो क्या होगा? देखिए 90 ये, फिर 5 ये, 5 ये, ठीक है, 90 10 100, फिर ये 90 हो जाएगी, 5 ये, 5 ये, 10 ये हो जाएगी, फिर 90 इधर, 5 ये, 5 ये, 10, फिर 90 इधर, 5 ये, 5 10 10। देखिए परिमाप अगर आप कट कर लेंगे तो परिमाप आपका 400 मीटर ही रहेगा। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए कि बचे हुए भाग का जो परिमाप रहेगा वो क्या रहेगा? वो सिमिलर ही रहेगा। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, क्षेत्रफल आपका चारों कोनों से कम हो जाएगा। अगर वो क्षेत्रफल की बात करें तो अगर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर 100 उसकी भुजा है तो 100 गुणे 100 कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा? 10,000 स्क्वायर मीटर उसका खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। और चारों कोनों से 25-25 स्क्वायर मीटर का चेक पोस्ट निकल जाएगा तो 100 स्क्वायर मीटर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? आंसर क्या आ जाएगा? 9100 स्क्वायर मीटर का हमारा एरिया बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सवालों को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल ये पूछा गया कि एक व्यक्ति न्यू दिल्ली से चेन्नई ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस से 1 जनवरी को निकलता है 5:30 बजे सुबह। अब 2 जनवरी को वो 21:50 बजे चेन्नई पहुंच जाता है। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी 2200 किलोमीटर हो तो ट्रेन की औसत चाल क्या थी? देखिए मैं आपको बताता हूं कि जब वो 1 जनवरी से 2 जनवरी को पहुंच रहा है, 1 जनवरी को सुबह वो 5:30 बजे निकल रहा है सुबह, 1 जनवरी को वो सुबह 5:30 बजे निकल रहा है और 2 जनवरी को रात में 9:50 पे पहुंच रहा है। तो देखिए 5:30 से 5:30, अगर 5:30 1 जनवरी से 2 जनवरी को 5:30 कितना हो जाएगा? 24 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, 24 घंटे हो जाएंगे। अब 5:30 के बाद वो कितना टाइम और ले रहा है? देखिए ध्यान से देखिए, 5:30 में अगर मैं आधा घंटा और जोड़ दूं तो कितना बच जाएगा? 6 बज जाएगा। और 6 बजे के बाद वो कितना समय और ले रहा है? आप देखिए 21, मतलब 15 घंटे 50 मिनट और ले रहा है। ट्रेन 15 घंटे 50 मिनट और ले रही है, लेकिन हमने क्या जोड़ा? आधा घंटा और जोड़ दिया था। तो कितना जोड़ा? 30। ठीक है, तो 50-30 कितना हो जाएगा? 80 मिनट हो जाएगा। और 15 घंटे ये है, 80 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 1 घंटे 20 मिनट। तो 16 घंटे 20 मिनट और इसमें हम जोड़ देंगे, 16 घंटे 20 मिनट और इसमें हम जोड़ देंगे तो हमें पूरा समय निकल जाएगा। 24 में हम अगर 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40 घंटे 20 मिनट। अब पूरी जो जर्नी है उसने 2200 किलोमीटर की है। तो हमने आपको बताया था कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी आपकी 2200 किलोमीटर है। थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं मैं। 40 घंटे 20 मिनट का समय लिया, 40 घंटे 20 मिनट का समय लिया, मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। ठीक है, 40 घंटे 20 मिनट का समय लिया और जो पूरी डिस्टेंस थी वो कितनी है? 2200 किलोमीटर है। मैंने आपको बताया था कि
चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो क्या हो गया, 2200 को आप 40 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 2200 को आप 40 से लगभग डिवाइड कर दीजिए, आपको एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, शून्य से शून्य कट गया, 4×5 = 20, 4×5 = 20। तो जो ट्रेन की लगभग जो स्पीड आई वो कितनी आई, 55 किलोमीटर प्रति घंटा आई। ठीक है, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी औसत चाल आई। इस तरीके से सवाल आपसे पूछा गया और आपको आसानी से कर देना है। हमने हर शिफ्ट में जैसे सवाल आए आपको कराए हुए हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि लड़की को कोई इवेंट करना है, तो 4 केसेस दिए थे कि भाई वो अपने इवेंट पे ऐसे ऐसे काम करेगी, ऐसा ऐसा खर्चा आएगा। तो सबसे कम पैसा कहां खर्च होगा, इस तरह से सवाल आया था। उन चारों केसेस की आप स्टडी करके समेशन निकालेंगे तो जहां सबसे कम पैसा आ रहा होगा वो आप उसका आंसर हो जाएगा। हिंदी में क्या आया था कि एक अनुच्छेद आया था, गांधी जी के विचारों पे एक प्रश्न आया था, और एक कविता आई थी, पद्यांश आया था जिसमें पक्षी उड़ रहा है, आकाश में विचरण कर रहा है, उसके बारे में पूछा गया था। तो उस कविता का जो शीर्षक था वो पक्षी की उन्मुक्ता थी। पेडागोजी से नॉम चॉम्स्की पे प्रश्न आए थे कि नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत पे बच्चे भाषा की लर्निंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे नॉम चॉम्स्की को जरूर पढ़ के एग्जामिनेशन में जाइएगा। ठीक है, और इंग्लिश में जो सवाल आए हुए थे हमारे पास, इंग्लिश में वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पे सवाल आए थे। ग्रीन हाउस इफेक्ट पे एक पैसेज दिया गया था, वहां से सवाल पूछे गए थे, वहां से सवाल आया था। अपोजिट फिगर ऑफ स्पीच से सवाल आए हुए थे, 7 मार्क्स हमारा जो पैसेज से पूछा गया था। 2 सिनोनिम्स पूछे गए थे, एक एंटोनिम्स पूछा गया था। सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आप अच्छे से करके जाइएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट पे एक सवाल जो बना था हमारा। नॉम चॉम्स्की की LRSW थ्योरी पे सवाल आए हुए थे। LRSW, लर्निंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, LRSW पे सवाल आए थे। LAD पे प्रश्न आया हुआ था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पे प्रश्न आया हुआ था। तो ये आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो ये हमारे हिंदी और इंग्लिश से कुछ ऐसे सवाल आए हुए थे। पर्यायवाची और प्रत्यय भी आए हुए थे, हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला सवाल जो आपसे पूछा गया था। व्यागास्की के सामाजिक संस्कृति में स्किल फोल्डिंग पे सवाल आया हुआ था। स्किल फोल्डिंग पे सवाल आया हुआ था कि भाई स्किल फोल्डिंग क्या है। भाई स्किल फोल्डिंग का जो शाब्दिक अर्थ है मचान या पाड़ होता है। ठीक है, जो हमारे लेव वैगोस्की थे उनके अनुसार बालक में सीखने के 2 स्तर होते हैं। ठीक है, लेव वैगोस्की ने क्या बताया, उनके द्वारा बालक के सीखने के 2 स्तर होते हैं। वेगोस्की ने सीखने के इन 2 स्तरों का वर्णन करते हुए बताया कि बालक में एक स्तर वह होता है जिसमें बालक को सीखने के लिए किसी भी सहयोग की आवश्यकता नहीं होती और वह स्वतः ही सीख जाता है। यहाँ बालक अपनी क्षमता के अनुसार सीखने का पहला स्तर तो प्राप्त कर लेता है लेकिन सीखने के दूसरे स्तर पर नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो व्यगोस्की ने कहा कि जो सीखने के इस दूसरे स्तर को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, व्यगोस्की ने सीखने के इस दूसरे स्तर को क्या बोला, स्कैफोल्डिंग बोला। कहा यहां तक पहुंचने के बालक को किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे व्यगोस्की सर ने बताया कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है। ठीक है, और लेव व्यगोस्की से जो एक सवाल और पूछा जाए बहुत ही ज्यादा कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। भाई किसी को 90 नंबर अगर बच्चा ला रहा है तो हम उसको थोड़ा सा पुश कर दें, वो बच्चा 120 नंबर ले आ ले। इसी को तो बोला गया था कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, बच्चा का ZPD। तो व्यगोस्की ने कहा कि समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है वास्तविक विकास के स्तर के बीच की दूरी है। ये 90 लाना चाह रहा था, 120 ले आ दिया, तो भाई दूरी क्या हुई, 30 नंबर हुई, जो स्वतंत्र समस्या को सुलझाने और निर्धारित करता है। वयस्क मार्गदर्शन के तहत अधिक सक्षम के साथ समस्या के समाधान में निर्धारित संभावित विकास का स्तर होता है। तो ये हमारा ZPD होता है कि बच्चे को अगर हम थोड़ा सा पुश कर देते हैं तो वो अपने अच्छे मार्क्स ले आ लेता है। तो ये ZPD होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो जो हमारे
वेगोस्की हैं, उन्होंने दो बात बताई, एक स्केल फोल्डिंग के बारे में बताया और एक जेडपीडी के बारे में बताया। ठीक है, चलिए अगले सवाल के बारे में चलते हैं। जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से सवाल में आया। तो जीन पियाजे की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वो दो भाग में होती है। पहली 2 से 4 वर्ष जहां बालक अतर्कित चिंतन करता है, वो ये नहीं बताता कि भाई ये क्या है, ये हमारा पानी है, बॉल है, ये सारी चीजों के बारे में बताता है। लेकिन 4 से 7 वर्ष का बालक ज्यादा प्रश्न पूछता है। जैसे उसे समान मात्रा में दूध को चौड़े और लंबे ग्लास में देने पर वो अंतर करता है, समझ नहीं पाता, उसको समझ में नहीं आता कि जो चौड़ा ग्लास होता है लंबा ग्लास होता है उसमें वो कहता है कि ज्यादा दूध है, जबकि दूध की समान मात्रा दोनों में है। ठीक है, तो कोलबर्ग से सवाल आया, कोलबर्ग से सवाल हमारे एग्जाम में पूछा गया। एनईपी 2020 में पूछा गया कि मूल्यांकन पद्धति पे क्या बताया गया है। एनसीएफ से सवाल पूछा गया, एनसीएफ 2005 से सवाल इन्वायरमेंट में पूछा गया। ठीक है, समावेशी शिक्षा से सवाल पूछे गए। समावेशी शिक्षा से क्या सवाल पूछा गया मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। रेगुलरली हर शिफ्ट में हमने समावेशी शिक्षा के बारे में आपको बताया। देखिए, जो समावेशी शिक्षा है जिसको हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, यह वह शिक्षा है जिसमें एक सामान्य विद्यालय में बाधित तथा सामान्य बालक दोनों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। मैं बाधित का मतलब जो लोग हमारे दिव्यांग छात्र हैं, शारीरिक रूप से विकलांग बालक को पहचानना बहुत आसान होता है, जबकि मानसिक रूप से बाधित बालक को पहचानना बहुत टफ होता है। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। भाई शारीरिक रूप से अगर कोई बालक दिव्यांग है तो उसको आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे, लेकिन मानसिक रूप से अगर कोई बालक दिव्यांग है तो बहुत टफ होता है। तथा इन विशिष्ट बालकों का शिक्षा का अनुमोदन करती है इंक्लूसिव एजुकेशन, कि भाई अगर ये बच्चे लर्निंग कम कर पा रहे हैं तो उनको अच्छी एजुकेशन दी जाए। छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का उदय होता है, खुद की दिव्यांगता पर दया जैसे भाव नहीं रहते, वे स्वयं को आम बालकों जैसा ही समझते हैं या अपंग बालकों को उनके व्यक्ति अधिकारों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो करेंगे तो बच्चों को आत्मनिर्भर आप बना देंगे और समाज के मुख्य मेन स्ट्रीम में उनको जोड़ देंगे और उनका भी विकास होगा। अगर मैं आपको बात करूं, बहुत ऐसे बालक हैं जो बचपन में राइट डायरेक्शंस में उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, सवाल ये पूछा गया था कि बारिश के मौसम में डंडो मतलब बांस के लकड़ियों से और वाद्य यंत्रों को बजा के कौन सा नृत्य किया जाता है। तो भाई मिजोरम में वो नृत्य कौन सा किया जाता है, चेराव नृत्य किया जाता है। ठीक है, और इस नृत्य से सवाल आपके एग्जाम में कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चंस था, कल हमने आपको इसको डिटेल में बताया था। किस जगह अत्यधिक बारिश होने के कारण घर बांस के खंभों पे 10 से 15 मीटर ऊपर उठाकर बनाए जाते हैं। अरे भाई, असम में बनाए जाते हैं। 16 दिसंबर से कम 6वीं बार यह सवाल पूछा गया। डायरेक्ट ये दोनों सवाल एनसीईआरटी से आए हुए हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, एक व्यक्ति ए पर स्थित है। ठीक है, एक व्यक्ति हमारा है जो ए पर स्थित है, दिस इज ए, और वह 90 मीटर पूर्व दिशा पे चलता है। अगर मैं पूर्व दिशा की बात करूं तो ये है। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया था, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, उत्तर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। ए 90 मीटर पूर्व चलता है। ठीक है, उसके बाद कहता है उसके पश्चात वो 150 मीटर मुड़ता है, वो उत्तर की तरफ चलता है। ठीक है, 150 मीटर चला गया उत्तर की तरफ। ठीक है, अब ये पूछ रहा है बी अपने विद्यालय पहुंच जाता है, तो बी की ए के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करनी है। देखिए, अब यहां पे बी की ए के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करनी है। ठीक है, पूछ रहा है बी की ए के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करनी है, तो ये स्थिति क्या है, ये है। इधर कौन सी, ऊपर, उत्तर, इधर पूरब, तो क्या है, बी की जो स्थिति है वो उत्तर पूरब आएगी। क्या आएगी, उत्तर पूर्व आएगी। क्या आएगी, उत्तर पूर्व। अगर ये डिस्टेंस आपको निकालनी है
तो ये देखिए संपूर्ण त्रिभुज बन जाएगा। ये 150 है, ये 90 है, इन दोनों का स्क्वायर करके अगर वर्गमूल ले लेंगे तो ये पूरी डिस्टेंस भी पता चल जाएगी। सवाल अगला जो पूछा गया आपके एग्जाम में, नारियल के तेल में उबलता हुआ टेपियोका किस राज्य में खाया जाता है? भाई केरला में खाया जाता है। ये सवाल आपको कितनी बार हमने आपको बताया हुआ था कि नारियल के तेल की करी बनाई जाती है और उसमें उबला हुआ टेपिकोवा डाल देते हैं। भाई टेपिकोवा वो फसल होती है जिससे साबूदाना बनाया जाता है और ये केरला में पाया जाता है। तो केरला में ये पाया जाता है। केरला से सवाल और पूछा गया था कल कि कोझिकोड जिला किस राज्य में है? ये केरला राज्य में है। केरला से एक सवाल और पूछा जाता है कि कौन से राज्य में बच्चे नाव पे स्कूल जाते हैं? तो केरला में जो बच्चे होते हैं वो बल्लम नाम, जो लकड़ी की एक मजबूत नाव है, उससे स्कूल जाते हैं। ओणम का त्योहार जो फसलों को अच्छे तरीके से खुशहाली मनाने की किया जाता है, वो कहाँ मनाया जाता है? केरला में मनाया जाता है ओणम का त्योहार। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली विश्व की 5वीं महिला कौन थी? भाई बछेंद्री पाल मैम थी। इन्होंने भारत की पहली महिला थी और विश्व की 5वीं महिला थी। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतह हासिल की थी और ये वर्तमान समय में टाटा इंस्टीट्यूट में वर्क करती हैं। वहाँ माउंटेन में जो लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं उनको गाइडेंस कर रही हैं। और ये नेहरू माउंटेन इंस्टीट्यूट जो उत्तरकाशी से पढ़ी हुई हैं, वहां की एलुमनाई है। वहां से भी एक सवाल एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा गया था कि संज्ञानात्मक बाधिक बच्चे को एक शिक्षक किसकी मदद से पढ़ाता है? ठीक है, तो यहां से एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, पर्यावरण की कक्षा में पशुओं के बारे में संवेदनशील बनाना चाहता है तो कौन सी रणनीति सबसे अच्छी होगी? देखिए, मेरे हिसाब से क्या है कि वो चिड़ियाघर का भ्रमण कराएगा और चिड़ियाघर के भ्रमण कराने के बाद वहां उनके बारे में बताएगा और जो कौन सा जो पक्षी है या कौन सा पशु किस तरीके से मतलब इंसानों का मित्र होता है, किस तरीके से उनको नुकसान पहुंचा सकता है, इन सब चीजों के बारे में बताएगा तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो अगला सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया कि अरब सागर के तटीय राज्य कौन कौन से हैं? देखिए अरब सागर के जो तटीय राज्य हैं गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है और कर्नाटक है। ठीक है, ये तो हमारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए। अब ये कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अरब सागर के तट पर भारत के अलावा महत्वपूर्ण देश भी स्थित हैं। भाई ईरान स्थित है, ओमान स्थित है, पाकिस्तान स्थित है, यमन और संयुक्त अरब अमीरात भी स्थित हैं। तो ये वो देश हैं जो अरब सागर के तट पे स्थित हैं। ठीक है, अगला सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा गया वो ये पूछा गया कि कौन सा जानवर है जो 17 से 18 घंटे उल्टा लटक कर सोता है और 8 मतलब पूरा जो जीवन होता है वो 40 वर्ष तक जीता है। पूरा जीवन जो है वो 8 पेड़ों पे ही लटक के अपना जीवन बिता देता है और जिस पेड़ पे लटकता है उसकी पत्तियों को खाता है। कुछ ऐसा सवाल आया था, ये कौन सा जानवर है? तो मैंने आपको कितनी बार बताया है कि ये जानवर कोई और नहीं स्लॉथ है और कई बार आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। रिपीटेड सवाल है, एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा किस भाषा में दी जाएगी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा मातृभाषा में दी जाएगी, क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी, राजभाषा में दी जाएगी, राष्ट्रीय भाषा में दी जाएगी तो मातृभाषा में दी जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सीखने पे बल देती है। भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? उद्देश्य की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना है। बच्चों के सर्वांगीण विकास का विकास होना है। बच्चा अनुभव, प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन को लर्न करे जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी हो और भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने के लिए तकनीकी के प्रयोग पर बढ़ावा देने पर बल देना है। और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये 5+3+3+4 के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। आज जो वर्तमान सिस्टम है वो 10+2 पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया। प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका, भाई प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है मूर्त से अमूर्त। ठीक है,
मूर्त से अमूर्त। पहले आप उनको सजीव चीजों के बारे में बताइए कि भाई ये पौधा है, ये वन है, ये पेड़ है, ये जानवर है, ये पक्षियां हैं, और उनको प्रैक्टिकल भी उनके बारे में बताइए, चार्ट के बारे में बताइए, आपको आसानी से बच्चों को समझ में आ जाएगा इंटीग्रेटेड तरीके से। ठीक है। 65,650 में पूछा गया 6 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर। तो देखिए, अगर मैं पहला 6 लिखूं तो 6 क्या हो जाएगा, 6 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4। पहले 6 का स्थानीय मान 60,000 हो जाएगा। ठीक है, 60,000 हो जाएगा। पहले जो 6 का स्थानीय मान है वो क्या हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। और जो दूसरा 6 है वो उसका स्थानीय मान 600 हो जाएगा। अब इसको आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 59,400। ये हमारा इसका सीधे आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। रिक्त भिन्न को खोजने के लिए पूछ रहा है, एक बच्चा समाज में रहकर क्या क्या सीखता है। इस तरीके से सवाल आया था हमारा। समाज में रहकर ये हमारी व्यगास्की के बारे में पूछा गया था। ठीक है। और होली और दिवाली कब मनाई जाती है, तो मैंने आपको बताया होली पूर्णिमा को मनाई जाती है और दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है। बचपन से हम लोग मना रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसे सवाल आप लोग गलत करके नहीं आना है आपको। ठीक है। मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है, मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से दिसंबर का है। 5 संख्याओं का औसत दिया था, 4 संख्याएं दी थी, एक संख्या आपको निकालनी थी। देखिए, उनका जो समेशन होता है और टोटल कितने नंबर्स हैं, जैसे 5 नंबर है तो 5 जो सभी संख्याओं का योग है उससे आप डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा औसत पता चल जाएगा। और अगर 5 संख्याएं में 4 दी हैं तो 4 संख्याओं का योग आप लिख देंगे, 5वीं संख्या मान लेंगे तो उससे आपका औसत निकल आएगा। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया था, रेगिस्तानी ऊख कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है। तो ऐसे सवाल जो आपसे पूछे गए थे बहुत आसान तरीके से पूछे गए थे। और सवाल पूछा गया था कि भोजन का जो स्वांगीकरण होता है वो क्या होता है। भाई, स्वांगीकरण जंतुओं के पोषण की 5 अवस्थाओं में से एक है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होकर रुधिर में मिलना, ब्लड में मिलना, फिर कोशिकाओं में मिलकर जीवद्रव्य में आत्मसात होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। भोजन की अधिक मात्रा को ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में शरीर के अंदर यकृत आदि में भविष्य के उपयोग के लिए संचित कर लिया जाता है। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ भोजन का स्वांगीकरण। ठीक है। मैथमेटिक्स में सवाल जो आया था, क्लोज इंडेड क्वेश्चंस आए थे। क्लोज इंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि जिन संख्याओं, जिस इवेंट पे एक सर्टेन आंसर आए उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंडेड। जिस सवाल के कई सारे आंसर आने की चांसेस रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ओपन इंडेड। तो इस तरीके से आप लोग को ध्यान रखना है, हमने पिछले क्लासेस में आपको बताया हुआ है। देखिए, ऑब्जेक्ट परमानेंस पे सवाल आया था। ये जीन पियाजे की जो सेंसरी संवेदी पेशी अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज, उससे सवाल पूछा गया था कि बालक की जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि में होती है। इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों के अनुभवों, उन पर पेशी कार्य कर समझ विकसित कर लेते हैं, जैसे देख कर छूना, पैर माना आदि। इसे संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। शुरुआत में बालक प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, जैसे चूसना, अंगूठे को चूसता है। धीरे धीरे संवेदी पेशी कार्य पैटर्न दिखाता है, जैसे बार बार गिराना, जिनकी गिरने की आवाज उसे रोचक लगे। ठीक है। आप लोग उसे कुछ भी बोलते हैं तो वो हंसने लगता है। तो इस अवस्था में सबसे बड़ी उपलब्धि बालक द्वारा वस्तु स्थायित्व, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, का संज्ञान होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व की बात बताई गई, वो कब बताई गई, सेंसरी मोटर स्टेज में बताई गई, जिसको हम लोग जीन पियाजे की संवेदी पेशी अवस्था बोलते हैं। और इसका जो टाइम होता है वो 0 से 2 ईयर का होता है। तो इस तरीके से जो सवाल आपके एग्जाम में आज आए। ठीक है। अगला सवाल जो पूछा उन्होंने, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पूछा। भाई, प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है। जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसका जो कॉन्सेप्ट दिया वो जॉन डीवी ने दिया। किसने दिया, जॉन डीवी, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इस प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालकों का समग्र विकास करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। दिस इज कॉल्ड
प्रगतिशील शिक्षा, और इस पे 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, आपसे सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि सवाल जो आ रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न पे आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच दी गई है, तो आपको सोच समझ के आंसर्स को टिक करना है। ठीक है, पेडागोजी के क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं इसके बारे में हमने आपको अच्छे से बताया है। सकारात्मक प्रश्न पूछा जाए तो आपको सकारात्मक स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, नकारात्मक पूछा जाए तो नकारात्मक स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। ठीक है, अगला सवाल हार्वर्ड गार्डनर से पूछा गया कि किसी को अपनी भावनाओं, इच्छाओं, उद्देश्यों के बारे में जानने में ज्यादा जागरूकता है तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन सी बुद्धि है? मैंने आपको बताया था अपनी भावनाओं का मतलब इंट्रा, स्वबुद्धि, स्व के बारे में। ठीक है, अगर यही होता दूसरों की भावनाओं में तो इंटर, अपना अपने अंदर देखना है इंट्रा, दूसरों के बारे में सोचना है इंटर, तो दिस इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सवाल पूछा गया था कि पठन संबंधी विकार क्या है, तो वो हमने आपको बताया दिस इज डिसलेक्सिया, और लेखन संबंधी विकार क्या है, दिस इज डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्के कैलकुलिया हमारा क्या है, गणितीय संबंधी विकार है, बच्चा अच्छे से कैलकुलेशंस नहीं कर पाता। ठीक है, तो आगे जो सवाल पूछा गया कि लेव व्यगोत्स्की के अनुसार जो बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, बच्चों के शुरुआत में दी जाने वाली अस्थाई सहायता क्या कहलाती है? स्किल फोल्डिंग। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि स्किल फोल्डिंग क्या है। जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में दर्शाते हैं? संवेदी पेशी अवस्था, पहली अवस्था, जिसको हमने बोला ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। कोहलबर्ग के अनुसार सही गलत का निर्णय क्या कहलाता है? नैतिकता कहलाती है। ठीक है, तो अगला सवाल जो आपसे पूछा गया वो ये पूछा गया, पासा किससे संबंधित है? घन से संबंधित है। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची पूछा गया, आकाश का पर्यायवाची पूछा गया नभ, गगन, अनिल, अंबर। तो देखिए नभ भी आकाश का पर्यायवाची है, गगन भी आकाश का पर्यायवाची, अंबर भी आकाश का पर्यायवाची है। अनिल किसका पर्यायवाची है? वायु। ठीक है, वायु का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये सवाल आपसे हिंदी में पूछा गया था। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया, सार्थक का विलोम क्या है? तो निरर्थक है। सार्थक का विलोम क्या है? निरर्थक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था, आधारित में प्रत्यय क्या है? तो हमने आपसे बताया था मूल शब्द हटा दीजिए, बचे वही प्रत्यय है। आधार शब्द में इत प्रत्यय लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? आधारित बन जाएगा। ठीक है, आधारित, तो इत प्रत्यय इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए। एक सवाल आपके एग्जाम में जो वेन हिले के ज्यामिति चिंतन पे सिद्धांत पूछा गया था, वो पूछा गया था कि उनके स्तर का वास्तविक क्रम क्या है, तो वो जरूर पढ़ के जाइएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जरूर ध्यान दे के जाइएगा। वेन हिले के ज्यामिति चिंतन के सिद्धांत को जरूर पढ़ के जाइएगा, और अपने सुरक्षा का ध्यान रखे जाइएगा, क्योंकि कोविड-19 में जो केसेस हैं वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आइए और अच्छे से अच्छे सफलता प्राप्त करिए। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। जैसे ही आप इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे, हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। और अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। लाइक आप करेंगे तो हमारा और हमारी टीम का आत्मबल बढ़ेगा और एक मोटिवेशन मिलेगा। आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, और इस चैनल को अगर आप शेयर कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित होंगे, उनको पैटर्न का पता चल सकेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे सेशन में। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।